नमस्कार दोस्तों, मैं अभि शुक्ला अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी पॉलिटी जो क्लास 8 का होगा और इसमें आपको लाइन बाय लाइन एमसीक्यू मिलेंगे और ये कंप्लीट क्लास 8 की एनसीईआरटी से मैंने 1000 प्लस क्वेश्चन निकाले हुए हैं, बनाए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सभी का आंसर बताऊंगा। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। मेरा पूर्णतः विश्वास है कि इस वीडियो से बाहर मतलब कि यदि इस बुक से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे वीडियो के बाहर क्वेश्चन शायद न मिले, मेरी पूरी कोशिश है। तो आप लोग प्लीज जरूर शुरू से लेकर के अंत तक देख लें। जो भी भाई बहन वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों के बीच में एक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय संविधान। क्या नाम है इसका? भारतीय संविधान। किसी के भी आंसर आपको नीचे नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ में आपको आंसर जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले आप खुद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए उत्तर और उसकी व्याख्यात्मक हल को जरूर आप सुनेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका क्या है, ध्यान दें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार किस वर्ष संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था? ये बात है सन जून 1934 की। कब की बात है? जून 1934 की। एम एन राय ने बम्बई के अधिवेशन में, कब की बात है ये? बम्बई के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने अपने विचार को प्रस्तुत किया और उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में इसकी मांग को, मतलब जो भी इनकी विचार थे उसकी सहमति प्रदान की, मतलब उसकी अधिकृत नीति में शामिल करने की कोशिश की। चूंकि अलग-अलग चीज़ों में बहुत लोग 1935 बताते हैं, लेकिन 1934 ही इसका आंसर है, जून 1934। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 1934। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जून 1934 की बात थी। बम्बई के अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग को अधिकृत नीति में शामिल किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की संभावना होगी, प्लीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है ना? वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनती है, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। इससे मेरा एक मोटिवेशन और मेरा हेल्प भी होगा कि मैं आप लोगों के सामने अच्छे-अच्छे वीडियो के साथ आऊँगा। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि स्वतंत्र संविधान सभा की जो माँग है, वो किस ऐतिहासिक घटना के दौरान और अधिक तेज़ हो गई थी? ये देखिए, जो घटना है वो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत होती है 1939 से मानी जाती है, लेकिन आपको एग्जैक्ट इसका डेट याद रखना है। इसका डेट है 1 सितंबर। कब की बात है ये? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 से लेकर के ये चला था लगभग 2 सितंबर 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध चला था, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है ना? और इस घटना की जो बात है, ये घटना है आपकी 3 सितंबर की। 3 सितंबर 1939 में, मतलब जब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जब युद्ध की घोषणा की थी, तो ये माँग इस माँग की मतलब कि संविधान सभा में इस ऐतिहासिक घटना के दौरान माँग बहुत ही तेज़ हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ना कि प्रथम विश्व युद्ध में, ना कि असहयोग में, ना कि भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इसका सही ऑप्शन कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपके सामने एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिनको पसंद आएगा प्लीज़ आप इसको ज़रूर देख सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं, ध्यान दें। ये आपको रियल एनसीईआरटी मिलने वाली है। मेरे द्वारा बनाए गए ज़ीरो टू हीरो लेवल के एनसीईआरटी होगा, जिसमें आपको एमसीक्यू होगा, कुछ के नोट्स भी मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, जो कि 9000 प्लस एमसीक्यू होंगे इसमें। 6 से 12 के हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे, उसको मात्र ₹99 प्राइस है। वैसे जियोग्राफी भी है, 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। पॉलिटी में आपको 12,000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। 6 से 10 तक आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे इसमें। एनसीईआरटी साइंस ये बहुत बवाल है ये, मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने बहुत बारीकी से एक्सरसाइज़, इंटेक्स वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर सब मैंने डाला हुआ है। इसकी प्राइस केवल 70। यदि आप तीनों बाई करते हैं, कोई बाई ना किया हो, तो उसको 299 में मिल जाएगा। ठीक है ना?
लेकिन यदि कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तो उसके पास आपको 30% ऑफ भी मिलेगा। तो जो भी करना चाहते हैं आप इस नंबर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लें और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने क्या कह रहा है? ध्यान दें। यदि केवल आपको पॉलिटी चाहिए तो आप केवल 99 रुपीज़ प्राइस को आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको देखिए यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे आपको उत्तर दे इसी प्रकार से आपको फॉर्मेट होगा इसका कि आपका सबके क्वेश्चन के नीचे आपके आंसर मिलेंगे। ठीक है ना? तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। केवल पॉलिटी चाहते हैं तो 99 रुपीज़ पे करेंगे आपको मिल जाएगा। 12,000 प्लस क्वेश्चन होंगे इसमें, इससे बाहर क्वेश्चन पॉलिटी के नहीं आने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो अंततः किस महीने और वर्ष में किया गया था? ये बात है आपकी 1946 की, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, दिसंबर 1946 की। डेट याद रख लीजिएगा, 9 दिसंबर। कब की बात है ये? 9 दिसंबर 1946। ठीक है ना? 9 दिसंबर 1946 की बात है ये, जब संविधान सभा का गठन हुआ था। मतलब इसमें आपको लगभग 389 सदस्य थे, जिसमें से हम बात करेंगे तो 93 आपके रियासतों से थे और ब्रिटिश भारत उस समय का, क्योंकि ब्रिटिश के अंडर हमारा भारत था, तो ब्रिटिश भारत से लगभग 296 थे। तो ये टोटल मिल करके आपके जो होते हैं 389 लगभग आपके होते हैं ये। 389 मेंबर थे, मतलब पूरा प्रांतीय विधानसभा के द्वारा इन लोगों का एक चुनाव हुआ था, जिसमें आपको पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मतलब इसके अस्थायी अध्यक्ष भी थे, क्योंकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ये बातें हैं इसमें, आप देख सकते हैं, मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, तैयार करने में लगभग कितना समय लिया था? आपको पता है कि संविधान सभा का लगभग सटीक समय की बात करें हम एक्चुअल टाइम की, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है ना? लेकिन ये बात नहीं पूछ रहा है, ये टाइम पीरियड पूछ रहा है। ये लगभग बात करेंगे हम इसमें ये बात है आपकी 9 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और ये 26 नवंबर 1949 तक ये बात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। लगभग इसमें 165 दिन लगे थे। लगभग 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है ना? और लास्ट में आपको पता है जब खत्म होता है 26 नवंबर 1949 को आपको पता है संविधान को अपनाया गया था। लेकिन संविधान को लागू करने की बात 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट पूरे भारत में ये लागू होती है, जिस समय भारत में आपका गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपकी गणतंत्र दिवस आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। तो इसके साथ ही क्वेश्चन भी याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। कह रहा है कि भारतीयों को अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका कितने वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत के बाद मिला? देखिए लगभग तो 200 साल होगा, लेकिन एनसीईआरटी में 150 साल के आसपास की बात करेंगे हम। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है 150 साल। ठीक है ना? अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान निर्माण के समय किन आदर्शों को ध्यान में रखा था? केवल अंग्रेजी कानूनों को? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही कट गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को। बिल्कुल ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट सही है। देखिए वहां पे एक फिगर दिया था, उससे क्वेश्चन उठाया हम कि संविधान सभा को संबोधित करते समय, कह रहे यहाँ पे चित्र की बात छोड़ दीजिए, किस प्रसिद्ध नेता को दर्शाया गया है? तो इसमें संबोधित करने वाले जो आदमी थे वो थे आपके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात आपको इसमें इस क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जबकि हम बात करेंगे कि जो इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी संविधान सभा के प्रमुख वक्ता थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को अपने उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और ये इन्हीं को मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान सभा की मुख्य मांग क्या थी? संविधान सभा की जो मुख्य मांग थी ये थी कि केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा, यही बात थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है ना? इसमें क्या होगा, ये बात अंततः हम बात करेंगे ये किस योजना का आधार बना था।
ये जब आपका 1946 का जब कैबिनेट मिशन आया था, उसी समय संविधान इस योजना का आधार बना था, जिसमें आपको माँग की गई थी कि हमारा ऐसा संविधान होना चाहिए जो केवल हमारे भारतीयों के लिए और भारतीयों के हित में हो, ठीक है ना? जो भार और ये इसमें भारत के लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया गया था, मतलब उसके बारे में बताया गया था, ठीक है ना? ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के प्रारूप जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट से क्या तात्पर्य है? इसकी तात्पर्य है संविधान की शुरुआती कच्चा ढांचा या इसकी रूपरेखा। इसकी रूपरेखा। आपको बता दें इसकी जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था जिसमें आपके बहुत चर्चा हुए थे, संशोधन हुए थे और संशोधन करके इसमें अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है ना? और इसमें हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको बता दिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये अंतिम दस्तावेज़ इसको हम नहीं मान सकते हैं। इस पे विचार-विमर्श करने को भी कहा गया था और उसके बाद से बार-बार इस पे संशोधन हुआ और अंतिम रूप से जब संविधान बना, जब जो कि हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान को अपनाया गया, अपना करके उसी समय स्टॉप करके और ये कंप्लीट फाइनल करके 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 9 नंबर के बाद से हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कि संविधान सभा कह रहा कि संविधान सभा के काम को गंभीरता से अंजाम देने का मुख्य कारण क्या था? इसका कारण ये था कि भविष्य और नियति तय करने की एक तय करने की एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी, ठीक है ना? इसका यही था एक गंभीरता से अंजाम देने का मुख्य कारण, न कि चूँकि अंग्रेजों का दबाव था, चूँकि दूसरे-दूसरे से मुकाबला केवल चुनाव जीतना ये बिल्कुल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्या अनिवार्य है? ये क्वेश्चन समझिएगा, बहुत तार्किक क्वेश्चन भी मैंने बनाया है इसमें। कह रहा है कि क्या यह अनिवार्य है कि जिस देश के पास अपना संविधान है, वह एक लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक देश ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक देशों के पास भी अपना संविधान है और ये संविधान हो सकता है। ठीक है ना? यदि हम इसकी बात करेंगे यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आपका चीन वगैरह के एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगली बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 11 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान का पहला मुख्य उद्देश्य है कि हम उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करें, जिनके आधार पर नागरिक अपने सपनों का देश रच सके। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। सबसे पहले आप खुद कोशिश करिए करने की, ठीक है ना? उसके बाद आपको अच्छा लगेगा करने में। अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि संविधान हमें हमारे समाज के किस रूप के बारे में जानकारी देता है? ये किस रूप में जानकारी देता है? ये देता है मूल स्वरूप, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल नेचर के रूप में हमें जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि देश के भीतर रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच संविधान की क्या भूमिका होती है? इसकी भूमिका यह होती है कि यह वह हमें ऐसे नियमों का ऐसा समूह प्रदान करे जिसमें सभी लोग अपने साझा पद्धति के रूप को अपना सके। मतलब कि सब लोग अपने चीजों को एक दूसरे से शेयर कर सके और एक लोगों को अपना एक अधिकार मिल सके। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान के माध्यम से नागरिक सरकार के बारे में क्या तय करते हैं? कि क्या सरकार किस तरह की होगी या सरकार का स्वरूप कैसा होगा? इसी प्रकार की बातें और इसी प्रकार का हम डिसीज़न ले पाते हैं कि हमें सरकार किस रूप में चुनना चाहिए, कौन-सी सरकार हमारे लिए बेहतर होगी, किस प्रकार की गवर्नमेंट हमारा मतलब भला सोचेगी, हमारा विकास करेगी। सर्वांगीण विकास के रूप में हम देखते हैं, तो सरकार का स्वरूप के बारे में ये तय करता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से हम 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्शों पर साझी समझ विकसित करने का संविधान का क्या लाभ है? इसका लाभ ये है कि इससे उन मूल्यों की रक्षा होती है जिन्हें पूरा देश एक महत्वपूर्ण मानता है। मतलब कि पूरा देश इसको इम्पोर्टेंस समझे और उन मूल्यों की रक्षा करे जिससे हम सभी के लिए वो चीजें क्या हो काफी बेनिफिशियल हो। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कह रहा है कि एक देश के भीतर रहने वाले समुदायों के बीच सहमति के बारे में क्या सच है? इसके बारे में क्या सच है कि आपका कि
उन उनके बीच में कुछ बातें समान हो सकती हैं, पर हर मुद्दे पर सहमत होना ज़रूरी नहीं है। बात सही है। आपकी सहमति किसी बात को ज़रूर अलग होगी। देखिए देश की बात आती है तो वहाँ पर तो यदि हम एक बात पे हम एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन सहमति इस बात का होना ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन सहमति इस बात पे नहीं हो सकता कि आप जिस चीज़ को मान रहे हैं, मैं भी उसी चीज़ को मानूँ। ठीक है ना? ये बात नहीं है। लेकिन हाँ, उन बातें समान हो सकती हैं, लेकिन सहमति समान नहीं हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी एग्ज़ैक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्लियर है? लोकतांत्रिक देशों के बारे में सामान्यतः क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या उम्मीद की जा सकती है? कि ये की जा सकती है कि उनके पास एक लिखित संविधान होगा, लिखित हो या अलिखित हो लेकिन संविधान ज़रूर होगा। इस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि संविधान ही हमारे देश का एक प्रारूप तय करता है कि सरकार किस प्रकार से चलेगी, रूल रेगुलेशन कैसे चलाएँगे, सरकार का जो आपका देश का भविष्य है वो किस प्रकार से निर्धारित होगा, ये सब का ये सभी चीज़ें आपके संविधान में निहित होती हैं। इसलिए संविधान ज़रूर होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संविधान इन नियमों का एक समूह है। इस समूह का उपयोग किस लिए किया जाता है? इस नियम का समूह का उपयोग किस लिए करेंगे? देश को चलाने की पद्धति के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी एग्ज़ैक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि नागरिक अपने देशों को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सके, यह शक्ति उन्हें कहाँ से मिलती है? यह शक्ति उन्हें संविधान में जो निहित आदर्श हैं, उनके द्वारा ये शक्ति उनको मिलती है कि हमें किस प्रकार से अपने सपने अपनी जो इच्छाएँ हैं, वो अपने अनुसार हो, हम किस प्रकार से वहाँ रह सकें, किस प्रकार से घूम सकें, ये सभी के सभी चीज़ें संविधान में निहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान किन दो मुख्य बातों के बीच के समन्वय को बैठाता है? या वो कौन सी दो बातें हैं जिनके बीच की एक सामंजस्यता को स्थापित करता है? वो है सरकार के गठन और साझा मतलब कि गठन और साझा के आदर्शों के बीच की आदर्शों की रक्षा के जो बीच है, इन्हीं के बीच में एक समन्वय को बैठाता है संविधान कि इस सरकार का गठन कैसे होगा, उसके बाद से इसका गठन करने के बाद से सरकार किस प्रकार से चलाएगी, इन सभी की बातें आपके हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 22 की सूत्रबद्ध जिसको हम फार्मूलेट बोलते हैं, करने का अर्थ संविधान के संदर्भ में क्या है? सूत्रबद्ध करने का मतलब ही होता है, आप किसी भी विचार को व्यवस्थित एक या नियम हो या वो नियमों का संग्रह हो या वो नियम या सिद्धांत हो, उनके रूप में लिखना। यही है आपका संविधान के संदर्भ में सूत्रबद्ध का। सूत्रबद्ध का मतलब कि एक व्यवस्थित तरीके से नियमों का संग्रह। ठीक है ना? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। यदि सच में आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे मेरे द्वारा बताए गए जो एक्सप्लेनेशन वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो ये एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन आपका संविधान की रक्षा का जो दायित्व है वो किस पर होता है? संविधान की रक्षा का दायित्व केवल दूसरे देशों पर नहीं होता है। ये किस पर होता है? ये पूरे देश पर, हमारा जो भारत है पूरे देश पे संविधान की रक्षा का दायित्व बनता है और उसकी शासन व्यवस्था पर। ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समाज का जो मूलभूत स्वरूप है वो स्वरूप तय करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समाज किन बुनियादी मूल्यों और नियमों पर आधारित होगा। कि समाज के पास किस प्रकार का अपना एक वैल्यू होगा, किस प्रकार से इस प्रकार का नियम होगा, जिस नियम के आधार पर आप अपनी चीज़ों को कर सकें। यदि नियम न रहे, तो आपका जो मन करे वो करते जाएँगे, जो कहीं न कहीं किसी चीज़ के लिए वो घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसका मूलभूत स्वरूप है कि समाज की मूल बुनियादी उसके सिद्धांत हैं, उसके नियम हैं, उन पे आधारित हो समाज, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या संविधान केवल सरकार के लिए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान सभी या नागरिक के आदर्शों और देश के भविष्य को भी तय कर सकता है। ये सभी के लिए होता है, केवल सरकार के लिए नहीं होता है। आप सोच रहे हो केवल सरकार है, नहीं। सरकार का मतलब होता है एक मालिक, मालिक का मतलब होता है जो परिवार को समूचे रूप से चलाने की कोशिश करता है। ये होता है वही होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब देश का मतलब बच्चे, बच्चे हो गए और इस बच्चों को पालन-पोषण, बच्चों का देखभाल, बच्चों को परवरिश कौन करता है? तो माँ-बाप से जो परिवार का सबसे उसके पिता होते हैं, वो करते हैं, माँ होती हैं, वो करती हैं। वही देश का संविधान, संविधान को चलाने के लिए कोई न कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हमारे देश को चला सके। संविधान की बातें हमें हम पे लागू करा सके। वो होता है आपका आपका सरकार होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नेपाल में 1990 के जनसंघर्ष के बाद से जो स्थापित हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो लगभग कितने वर्षों तक कायम रही थी? ये कायम रही थी लगभग 12 वर्ष तक। हमको बता दें कि जो 1990 का जो जनसंघर्ष था, जो आपके नेपाल में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई थी उसके बाद, ये स्थापित हुई। ये 12 वर्षों तक कायम हुई थी और 12 वर्ष के बाद से अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2002 में एक वहाँ का राजा है जिसका नाम है ज्ञानेंद्र। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र। वो क्या करता है, सरकार के कामों को फिर अपने कब्ज़े में नहीं ले पाया, कब्जे में नहीं लिया। इस प्रकार से यहाँ पे जनसंघर्ष के बाद सवाल बोले कि कितने वर्षों तक कायम रहा था, ये रहा था आपका लगभग 12 वर्षों तक। अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अक्टूबर 2002 बात वही हो गई ना, अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार के कामों को अपने कब्जे में लेने के लिए क्या बहाना बनाया था? सॉरी, वहाँ पे नहीं बता दिया मैंने। क्या बहाना बनाया था? उन्होंने कहा था कि गाँव में माओवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे इनके कामों में दखलंदाजी देनी चाहिए। जो आपको अपने उस इनके कामों को अपने कब्जे में ले लिया कि माओवादी संगठन का जो प्रभाव है, वो खत्म हो सके। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, वो सही होगा। अगला पॉइंट है आपका, राजा ने शासन की जो बागडोर है पूरी तरह से अपने हाथों में कब्जे में कब लिया? ये लगभग आपके फरवरी 2005 में जाकर के वो कंप्लीट अपने हाथों में बागडोर को संभाल लेता है और उसी के बाद से एक कुछ समझौते भी होते हैं जो आपको अगले क्वेश्चन में भी मिलेंगे देखने को। देखिए आ भी गया। कह रहा है कि नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ कितने सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये लगभग 12 सूत्री समझौते थे जिस पर राजनीतिक दलों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 29 के बाद से आपके 30 नंबर कह रहा है कि 2005 के 12 सूत्री समझौते से नेपाल के आम लोगों को क्या उम्मीद दिखाई दे रही थी? नेपाल के आम लोगों को जो उम्मीद देखने को मिला था, वो क्या देखने को मिल सकता है? यही कि जो लोकतंत्र है और अमन-चैन का माहौल हमारे राज्य में होगा, जिसमें क्या होगा, सभी लोगों के पास अपना-अपना अधिकार होगा, जिसको जो जितना अधिकार दिया गया, वो उसको कर सकेंगे। कह रहा कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए जो चल रहा जो जन आंदोलन था, वो अपने पीक पर, अपने शिखर पर कब पहुँचा? वो अपने पीक पर कब पहुँचा था? ये पहुँचा था सन 2006 में। ऑप्शन नंबर बी, सन 2006 में अपने पीक पर पहुँचा था। आंदोलनकारियों ने राजा के द्वारा दी गई रियायतें जो थी, उनके प्रति क्या रुख को अपनाया? उनके रुख को क्या अपनाया आप बताइए? जब वहाँ का राजा अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा होगा तो अच्छा रुख अपनाएगा, बुरा होगा तो बुरा रुख अपनाएगा। तो इसमें जो होगा उन्होंने क्या कर दिया, राजा अच्छा नीति से नहीं था, इस प्रकार राजा की रियायतों को नामंजूर कर दिया था और ये आगे जाकर के फिर विद्रोह भी हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आखिरकार राजा को राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका कब देना पड़ा था? राजनीतिक दल को उनको देना पड़ा, जिसमें लोकतंत्र की बात थी और वहाँ पर उन्होंने आदेश दिया कि आप अपना सरकार बनाइए, ये बात थी लगभग अप्रैल 2006 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अप्रैल 2006 में राजा ने लोकतंत्र की मांग के आगे झुकते हुए किसे बहाल किया था? क्या केवल माओवादी सेना को या तृतीय संसद को या पुरानी अदालतों को या राज दरबार को? आपने यदि एनसीईआरटी पढ़ा हुआ तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन है। उन्होंने तृतीय संसद को क्या कर दिया था? आगे सामने झुक गया और उनको बहाल करने की अनुमति प्रदान कर दी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 नंबर है, कह रहा है कि नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को खत्म करने के बाद पूरी तरह से एक लोकतंत्र बन गया नेपाल। तो नेपाल लोकतंत्र कब बना था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेपाल लोकतंत्र बना था सन 2008 में। ऑप्शन नंबर आपका डी एग्ज़ैक्ट सही है। अभी देखिए ये ऑफर चल रहा है, ये सारे सब्जेक्ट आप एक साथ लेते हैं तो 299 में आपको सभी कोर्सेज़ अवेलेबल हो जाएँगे। जिसमें एनसीईआरटी हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, सोशल साइंस होगा, ये सब के सब आपके आपके विद सॉल्यूशन के साथ होंगे, नोट्स के साथ मिलेंगे। जिस क्लास का नोट्स होगा वो आपको मिलेगा। 2 भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसपे 30% डिस्काउंट भी चल रहा है। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लेंगे आपको 30% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। उसके लिए आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप करके वहाँ पे जानकारी आप प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अब आते हैं आपको किस पे लेकर के 36 पे। कह रहा है कि पाठ के अनुसार राजा ने सत्ता हथियाने के लिए किसकी मदद ली थी? तो उन्होंने किसकी मदद ली? किसकी मदद ले सकते हैं बताइए? सत्ता को हथियाने के लिए क्या दूसरे देशों की मदद ले सकते हैं? किसकी मदद ले सकते हैं? तो वो ले सकते हैं किसकी मदद? सेना की। किसकी लिए मदद ले सकते हैं? तो सेना की उन्होंने मदद लिया हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर कह रहा है कि नेपाल के इतिहास में 2006 का वर्ष क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? इसलिए क्यों महत्वपूर्ण माना, अभी आपने पढ़ के आया कि क्योंकि उस वर्ष पहली बार राजा बना था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये राजा तो खत्म कर दिया गया था ना वहाँ का। क्योंकि उस वर्ष एक जन आंदोलन हुआ था और वो जन आंदोलन अपने चरम पर था, ठीक है ना? और वहां पर जाकर के लोकतंत्र की जीत भी हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कह रहा है कि राजतंत्र जिसको मोनार्की बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है जो नेपाल 2008 में समाप्त कर दिए? इसका मतलब है कि वहां पर राजा या रानी का शासन हुआ करता था। वहां पर जनता का शासन नहीं था, वहां का सेना का भी शासन नहीं था। राजतंत्र का मतलब कि राजा का तंत्र था। राजा का तंत्र का मतलब मोनार्की, मतलब वहां का राजा या रानी ही शासन करते थे, ठीक है ना? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की बहाली के लिए माओवादियों ने किसके साथ हाथ को मिलाया था? इन्होंने माओवादियों ने आपके अन्य जो राजनीतिक दल थे, उन राजनीतिक दलों के साथ अपने हाथों को मिलाया था। कारण नेपाल में हुए इन संघर्षों का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना। जो संघर्ष हुए थे, उनका देश का विभाजन नहीं करना था, क्योंकि माओवादियों को भी राजा बनाना नहीं था। उनका ये मकसद था कि हमारा देश लोकतंत्र हो जाए, यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब हम आते हैं आपको 41 की तरफ लेकर के। 40 क्वेश्चन हो गया, 41 नंबर देखते हैं। इसमें लगभग आपको 200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से। करा कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में किस प्रकार के संविधान को मंजूरी दी थी? उन्होंने एक मतलब अंतरिम संविधान के रूप में मान्यता दी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका सामने। नेपाल में सबसे पहले नेपाल में पहले से संविधान होने के बावजूद एक नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि वहां का जो पुराना संविधान था, वो राजतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। और लोग क्या चाहते थे कि हमारा जो राज्य हो, हमारा जो देश हो, वो एक लोकतांत्रिक देश हो, जिसमें लोगों को अपना अधिकार मिल सके, किसी के द्वारा हम सताए न जा सकें, हमारा जो शोषण हो रहा वो शोषण न हो। इस प्रकार जो पुराना संविधान था, वो राजतंत्र पर के सिद्धांतों पर आधारित था। 43 नंबर कह रहा है कि 1990 में बने नेपाल के पिछले संविधान के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? ये आपकी जो 1990 में बने संविधान के पिछले की बात करेंगे हम। सर्वोच्च सत्ता राजा के पास हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेपाल के लोग कितने समय से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन कर रहे थे? ये कर रहे थे लगभग कई दशक, कई साल, सही साल से पहले, केवल 1 साल, 10 साल नहीं, ये कई दशकों की बात थी। कई दशकों से वहाँ पर राजा शासन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आखिरकार नेपाल के लोगों को राजा की सत्ता खत्म करने में कामयाबी कब मिली थी? इसकी कामयाबी कब मिली? ये कामयाबी मिली थी 2006 में। आपको पता ही है। कह रहा है कि नेपाल के लोग पिछले संविधान को क्यों नहीं अपनाना चाहते थे? क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार के आदर्श नहीं थे। जिनके लिए जनता जो संघर्ष कर रही थी, वो जनता की किसी भी प्रकार की मांग नहीं थी। इनके हित में, इनके जन कल्याण की किसी भी प्रकार की बातें नहीं की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 47 है। कह रहा है कि संविधान के नियमों के बदलाव की तुलना किस खेल से की गई है? इस चैप्टर में आप ये संविधान के नियमों में बदलाव की तुलना किस खेल से की गई है? एक प्रकार के फुटबॉल से की गई है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका सी सही। नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए एक नया संविधान, जिसको हम अस्थायी रूप से बोल सकते हैं, वो कब अपनाया था? तब अस्थायी रूप से बात करेंगे, ये अपनाया था सन 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका एग्जैक्ट सी सही है। 2015 में अस्थायी रूप से अपनाया था। कह रहा है कि इस संविधान का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है, वो क्या तय करना होता है? ये है कि देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो किस प्रकार से चलाई जाए। इस संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। अब आते हैं हम आपको 49 के बाद से 50 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि संविधान नेपाल के पुराने संविधान के अनुसार शासन की जो बागडोर है, वो किनके हाथों में थी? ये थी आपकी राजा और मंत्री परिषद के हाथों में हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। आपको सच में मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों के बीच में शेयर करना न भूलें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, ठीक है ना? अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में कौन अहम भूमिका को निभाता है? जब लोकतांत्रिक शासन पद्धति की बात किया जाएगा,
इसमें जो सबसे अहम रोल होगा वो हमारे संविधान का होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर नियमों में बदलाव क्यों ज़रूरी हो जाता है? ज़रूरी इसलिए हो जाता है ताकि जनता को नहीं भ्रमित नहीं कर सकते हैं जनता को। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि ताकि एक नए मतलब कि एक नए लोकतांत्रिक समाज की रचना की जा सके। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेपाल के भौगोलिक स्थिति भारत के संदर्भ में कहाँ पर है? मतलब हम देखें कि भारत के किस दिशा में है, ये सबको पता है। भारत के किस दिशा में नेपाल है? तो भारत के आपके अ, उत्तर उत्तरी सीमा पर किधर है? उत्तरी सीमा पर नेपाल है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला पॉइंट है सत्ता की बागडोर का अर्थ का शासन के संदर्भ में क्या मतलब है? कि जो शासन की जो शक्ति है मतलब शासन करने की जो शक्ति और उसकी ज़िम्मेदारी होना ये सत्ता की बागडोर है। बोलते हैं कि सत्ता की बागडोर किसके हाथों में है? मतलब सत्ता के शासन करने की शक्ति, शासन के की जो ज़िम्मेदारी है वो किसके हाथों में है? किस देश के किसी देश के आदर्श वे मूल्य होते हैं, क्या मूल्य होते हैं? जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रचना करते हैं यानी रचते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 55 के बाद से 56 नंबर है कि लोकतांत्रिक समाजों में राजनेताओं के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का काम मुख्य रूप से कौन करता है? ये मुख्य रूप से संविधान के द्वारा तो तय किए गए नियम होते हैं उनके द्वारा तय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने वाले वो बहुत सारे कानून हैं। किस खंड में दिए गए हैं? ये हैं आपके मौलिक मतलब दुरुपयोग को रोकने के लिए जो मापदंड दिए गए हैं, वो आपको दिए गए हैं किसमें? वो दिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार वाले खंड में। किसमें दिए गए हैं आपके? मौलिक अधिकार वाले खंड में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। समानता के अधिकार के अनुसार किस आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? ये उनको किसी भी धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम क्या है? महत्वपूर्ण काम ये है कि ताकतवर समूह को और अधिक बिल्कुल नहीं या सुनिश्चित करना कि कोई भी ताकतवर समूह कम ताकतवर समूह के खिलाफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल ना करे। बिल्कुल सही बात है। यही ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि चित्रकथा में दी गई कक्षा की घटना में कौन सा समूह अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का मतलब होता है जिनकी संख्या काफी कम है। इसमें लड़कियों की संख्या। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। लड़कियों का वह खेल क्यों खेलना पड़ा जो लड़के चाहते थे? इसलिए क्योंकि यहाँ पे लड़कों की संख्या बहुसंख्यक थी मतलब ज्यादा थी। बहुसंख्यक जिसको मेजोरिटी का नाम देते हैं वो गुट की निरंकुशता से संविधान हमें कैसे बचाता है? वह ऐसे बचाता है आपका कि आपकी जो ऐसे नियम तय करता है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो सके। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कह रहा है कि मॉनिटर द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का उदाहरण कैसा हो सकता है? किसी भी निर्दोष छात्र को परेशान करना या शिक्षक को झूठी शिकायतें पेश करना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इनमें से कौन से जो कार्य हैं वो मंत्री के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का दोषी माना जाएगा? ये है कि वो अपने सुरक्षाकर्मियों से पड़ोसी को पिटवाने की धमकी देना, ये आपका दुरुपयोग सत्ता का दुरुपयोग माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और सी क्या है कि पुलिस पर दबाव डालना कि उनके दोषी रिश्तेदार पर एफआईआर न हो, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी और सी के साथ सही होने के साथ साथ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है। 64 के बाद 65 कह रहा है कि मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए। यह कथन किस ओर संकेत करते हैं? यह कथन किस ओर संकेत करते हैं? यह कथन संकेत करते हैं कि केवल बहुमत नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर और अगला देखते हैं। हाँ, सॉरी, क्या लिखा क्वेश्चन एक बार मैंने क्या है? कह रहा है कि केवल बहुमत से लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। बिल्कुल बात सही है। अल्पसंख्यकों की इच्छा पर भी गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। ये भी बात सत्य है। अगला क्वेश्चन है 65 के बाद 66 कि निर्णय की प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। यानी इसी के साथ उपरोक्त सभी के सभी आंसर आपके सही होते हैं। 66 है
कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान में क्या है? समानता का मतलब क्या होता है? एक हमारा मौलिक अधिकार, यानी जो सभी पे एक मूल रूप से लागू होता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि अ, अल्पसंख्यकों के जो विरुद्ध ताकत के इस्तेमाल को रोकना क्यों आवश्यक है? ताकि संविधान को छोटा किया जा सके, या कि ताकि समाज में शांति और न्याय बना रहे, ताकि इस बहुसंख्यक ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है, ताकि केवल अल्पसंख्यकों का शासन, ये भी नहीं हो सकता है। ताकि संविधान, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। ताकि समाज में शांति और न्याय बना रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही बनता है इसमें। चित्रकथा में लड़कियां क्यों दुखी थीं? क्योंकि उनके बहुमत के दबाव में वो बातें की गई थी, चूँकि उनको फुटबॉल पसंद खेलना था और उनको नज़रअंदाज कर दिया गया था। ठीक है ना? अगला पॉइंट है 69 नंबर, कि संविधान में भेदभाव के विरुद्ध प्रावधानों का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य ये है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाए और उसके साथ उनको सम्मान को भी दिलाया जाए। 69 के बाद से 70 नंबर है कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है? वे लोग जिनकी संख्या समाज या किसी समूह में तुलनात्मक रूप से कम है। ऑप्शन नंबर आपका बी एग्जैक्ट सही है। लोकतांत्रिक समाजों में अस्वस्थ हालात कब पैदा होते हैं? अस्वस्थ हालात जब पैदा होते हैं जब कोई भी बहुमत वाला गुट अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना ही उन पर फैसले थोपने लगता है। मतलब अल्पसंख्यक की किसी भी प्रकार की उसमें अपना एग्रीमेंट नहीं होता है, सहमति नहीं होती है, किसी भी प्रकार से उनसे कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता है कि आप पे इस प्रकार से फैसला लेने जा रहा हूँ। इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक समाज है वो एक अस्वस्थ हालात हो गए इसके। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि शांति प्रिय ढंग से न्याय नहीं दिया गया है, जो कि एक दूसरे के प्रति हमारा ये जो निर्णायक फैसला होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कह रहा है कि संविधान में दिए गए नियमों का एक मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों को किस चीज से बचाना है? कि उन सुविधाओं से वंचित होने से जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है, यानी सुविधाएं तो सबके लिए समान रूप से वितरित होती हैं। जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना दबाव बनाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्या? अंतः सामुदायिक वर्चस्व। क्या बोलते हैं? या अंतः सामुदायिक, देखो यहाँ पे लिखा है इंटर और यहाँ पे लिखा है इंट्रा। जब समुदाय एक दूसरे पर अपना दबाव बनाएगा उसको बोलते हैं अंतर सामुदायिक, जिसको बोलते हैं इंटर कम्युनिटी वर्चस्व। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही है, न कि बी सही है। देखिए बहुत मज़ा आएगा, अभी आपको सच में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 74 है कि अंतर सामुदायिक जिसको बोलते हैं कि इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व का क्या अर्थ है? इंट्रा का मतलब होता है जो बाहर की बात है, मतलब भीतर की बात नहीं, जब बाहर की बात इंटर का मतलब अंदर और इंट्रा का मतलब बाहर, बात होगी नहीं हो गई? इसका मतलब है जब एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों के द्वारा दूसरों को दबाया जा रहा हो। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कह रहा है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके, संविधान के इस तीसरे महत्वपूर्ण कार्य का अर्थ क्या है? इस तीसरे महत्वपूर्ण कार्य का अर्थ ये है, ऑप्शन देखते हैं, कि हमें ऐसे कोई भी एक से तात्कालिक और भी तीखे विचारों से बचना होगा जो हमारे व्यापक दीर्घकालिक हितों के लिए नुकसानदेह हो। हमें इस प्रकार से ऐसे भी कोई तुरंत फैसले नहीं लेने चाहिए, या इसी प्रकार से तुरंत अपने विचार को व्यक्त नहीं करना चाहिए कि जो हमको नुकसान दे। ठीक है ना? जो आगे आने वाले भविष्य के लिए नुकसान। कह रहा है कि शबनम के सामने, चूंकि ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है कि ये उचित था यहाँ पर देना, ये इसको स्किप कर लीजिएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 76 के बाद से 77 कह रहा है कि शबनम ने अपनी दुविधा का क्या समाधान निकाला था? उसने परिवार से आग्रह किया कि उसकी रात में कोई भी टीवी ना देखे, ताकि उनका ये भी, इस क्वेश्चन का कोई भी जिक्र नहीं बनता है, ध्यान नहीं दिए थे हम। चलिए यहाँ से क्वेश्चन अच्छा है कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से क्यों रोकता है जो हमारे बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचा सकते हैं? इसके बारे में तो आप बता सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि देश के बुनियादी मूल्यों और आस्थाओं की रक्षा करना आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि लोग यह महसूस करने लगें कि पार्टी पॉलिटिक्स, जिसको हम दलगत राजनीति बोलते हैं, विकृत हो गई है, तो वे किस गलत समाधान की ओर आकर्षित हो सकते हैं?
किस ओर आकर्षित हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कि किसी भी तानाशाही या फौजी शासन को सत्ता सौंपने की ओर से, मतलब कि अब हम गवर्नमेंट नहीं चला पाएँगे, अब हम गवर्नमेंट किसी भी तानाशाही ऑटोक्रेसी जिसको बोलते हैं, या किसी भी आपके सेना वहाँ पे सेना पूरी कमान संभालती है, सेना को सौंप दी जाती है और इसी प्रकार से समाधान आप वहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। लंबे समय जिसको लॉन्ग रन बोलते हैं, में तानाशाही शासन का परिणाम क्या देखने को मिलता है? जहाँ पर तानाशाही परिणाम होता है, वहाँ पर देश अमीर नहीं बन सकता है, ठीक है ना? अमीर बना देता है, चूँकि ऑप्शन ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कि लोगों के सारे हितों को तहस-नहस कर देते हैं, बिल्कुल, ये बात सही है, किसी के भी हित के बारे में बात नहीं की जाती है तानाशाही में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद से हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को किस चीज से बचाता है? इसका जो सही ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर बी, कि जनता के अस्थायी उन्माद या उसकी भावनाओं में बहकर लिए गए गलत फैसलों से ये क्या करता है? बचाता है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, कि संविधान के वो कौन से प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को आसानी से पलटना संभव नहीं होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है, ये है जो नागरिकों के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, इसको आसानी से संभव नहीं है, ये आप इसको नहीं पलट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसमें काफ़ी संशोधन होते हैं, इसमें सदन में इसमें आपके वोटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं अलग-अलग। 83 नंबर है कि बहुमत की निरंकुशता का क्या अर्थ है? निरंकुशता का मतलब है कि बहुसंख्यक समूह के द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हनन या उन पर अपनी इच्छाओं का थोपना। मतलब उन पे किसी भी प्रकार की, उन पे कोई भी मतलब रूल रेगुलेशन काम नहीं करेगा। वो क्या करेंगे, जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, वो अल्पसंख्यक समाजों के मिलने वाले जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों को हनन पहुँचाएँगे। जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर के वो काम करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही है। 84 नंबर है कि संविधान की चर्चा में क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? और बाई ऑप्शन देखते हैं। इसका जो सही आंसर है, कह रहा है कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपके ऑप्शन नंबर बी सही है, चूँकि ये गलत है कि संविधान केवल वकीलों के काम की चीज़ है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर 80, अगला क्वेश्चन है कि 85 नंबर, कि व्यापक हित जिसको बोलते हैं ब्रॉड इंटरेस्ट शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जो पूरे समाज और भविष्य के दीर्घकालिक फायदे और उसके मूल्य से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कह रहा है कि 20वीं सदी तक आते-आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति क्या थी? इसकी स्थिति क्या थी? इसकी स्थिति ये थी कि वह कई दशक पुराना हो चुका था और इसमें परिवर्तन होना संभव था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था, उनके बारे में क्या सच है? उनके बारे में क्या सच है? और बाई ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि वे नियम भारतीयों ने खुद बनाए थे, पहला ऑप्शन है। कह रहा है कि वे नियम औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपे गए थे और भारतीयों ने उन्हें खुद नहीं बनाया था। बिल्कुल, यही बात सत्य है। ये जो नियम है, जो उस समय औपनिवेशिक शासन का मतलब कि जो अंग्रेजों का शासन था, उनके द्वारा ये थोपे गए थे और उसको भारतीयों के द्वारा बनाया नहीं गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि औपनिवेशिक राज्य के अत्याचारी शासन ने भारतीयों के मन में क्या स्पष्ट कर दिया था? भारतीयों ने स्पष्ट इस बात का कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, चूंकि राजतंत्र नहीं बनाना था इसको, सेना के अधीन इसको नहीं रखनी थी, ब्रिटेन का हिस्सा नहीं बनाना था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी की बात करेंगे कि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य होना था, लोकतांत्रिक देश होना था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्वतंत्र भारत के लिए लोकतंत्र की कल्पना में प्रत्येक नागरिक की स्थिति क्या तय की गई थी? यह तय की गई थी कि प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, बिल्कुल बात सत्य है, और सरकार में हिस्सेदारी का भी अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 89 के बाद से 90 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि 1946 में गठित संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों ने अपना योगदान दिया था?
इसका जो सही ऑप्शन है, लगभग 300 सदस्यों ने इसमें योगदान दिया था। लगभग की बात करें तो लगभग ही मानिए, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का टेक्स्ट है ये। इसके बाहर की कोई भी चीज़ इसमें ऐड अप नहीं की गई हैं, तो बिल्कुल विश्वास से देखिए कि केवल रियल एनसीईआरटी है। कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य भावी संविधान के निर्माण के लिए कितने समय तक बैठकें करते रह गए थे। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी से पॉइंट को निकाल के लाए हम। ये है लगभग 3 साल तक ये बैठक करते रहे थे। ठीक है ना। आपको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की समय लगा था। कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच चर्चा के दौरान कौन सी जबरदस्त भावना मौजूद थी। इसमें एकता थी, सहमति था और उसी सहमति से विकसित होने की एक प्रकार की गंभीरता भी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि संविधान लिखते समय भारत किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। तो देखो भारत उस किस परिस्थिति से, आपको पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय हमारा जो देश है काफी उथल पुथल तरीकों से चल रहा था। उस इसी प्रकार से मतलब इन परिस्थितियों से वो गुजर रहा था और उस समय जो दौर था वो एक विभाजन का दौर था। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि संविधान सभा के सदस्यों के सामने समुदायों को लेकर क्या बड़ी चुनौती थी। इसकी बड़ी चुनौती ये थी, आपको पता है कि भारत में विविध प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, सांस्कृतिक अलग अलग विविधता है, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग संस्कृति है जिसको हम विविधता का नाम दे सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि समुदायों की भाषा, धर्म और संस्कृति अलग अलग थी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 95 नंबर 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान निर्माण के समय रियासतों, जिसको हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, की क्या स्थिति थी। उनकी स्थिति ये थी, थोड़ा-सा वो भ्रामक स्थिति में थे। उनको ये नहीं पता, ये नहीं तय कर पा रहे थे, उनका भविष्य में क्या होगा और वो किधर जाएँ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है कि वे तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा और वे किधर जाएँगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है? उम्मीद कर रहा है आपको समझा पा रहे हैं। स्थिति आपके सामने क्लियर है, सारी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो सही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ऑप्शन नंबर आप अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि संविधान सभा ने जो दस्तावेज़ तैयार किया था, उनकी मुख्य विशेषता क्या थी? उनकी मुख्य विशेषता आपको क्या देखने को मिलती है? आपके ऑप्शन में है क्या-क्या कि इसमें केवल एकता पर जोर दिया गया था, बिल्कुल नहीं, केवल एकता की बात नहीं की गई थी। इसमें राष्ट्रीय एकता और विविधता के प्रति गहरा सम्मान था और इन दोनों का संतुलन दिया गया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा है कि संविधान सभा ने गरीबी उन्मूलन, जिसको हम बोलते हैं, कह रहा है कि इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी के लिए किस पर जोर दिया गया था। इसमें आपका सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए इनके बदलावों पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। जनप्रतिनिधियों के चयन में संविधान ने किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना था। केवल शिक्षित वर्ग की नहीं, बिल्कुल, जहाँ पर केवल की बात आए तो वहाँ पे बिल्कुल काट दीजिएगा। यहाँ पर भी केवल है और 3 ऑप्शन कट गए, 1 ऑप्शन बचता है। देश की आम जनता की महत्वपूर्ण भूमिका आपको यहाँ पर दिखाई गई थी कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि हम ही लोग चुन करके भेजते हैं उनको। ठीक है ना? आपके सामने छोटा-सा इन्फॉर्मेशन फिर से मैं दे दे रहा हूँ। जो भी भाई-बहन, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो बीपीएससी टीआरई 4 है, एईडीओ हो, बीपीएससी आपकी 72 जो आने वाली है उसके लिए, तो आपको सबके साथ आपको एक एनसीईआरटी का पैकेज मिल रहा है, ज़ीरो टू हीरो लेवल के लिए। इसमें एनसीईआरटी एमसीक्यू होगा जो लाइन लाइन दर लाइन होगा। सबके अलग-अलग प्राइसेज़ हैं, यदि आप अलग-अलग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि चारों एक साथ लेते हैं तो अच्छे ऑफर के साथ आपको मिल जाएगा। 299 में सभी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उसपे आपको 30% ऑफ पे मिल जाएगा। आपको इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 7905858205 पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 99 है। कह रहा है कि संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में कह रहा है कि किन्हें दर्शाया गया है। तो वो जो संविधान का सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य है, महात्मा गांधी संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस, इनका भी नाम नहीं आता है। अब है आपका कंफ्यूजन लाल बहादुर शास्त्री और आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसमें कौन सा आंसर देंगे? इसमें आपका जो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ये उसमें जो फिगर आपकी दिखाई गई है एनसीईआरटी की बुक में, उससे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ आते हैं। कल्पनाशील दस्तावेज, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेटिव डॉक्यूमेंट, से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। कल्पनाशील दस्तावेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा विधान
जो भविष्य की चुनौतियों और विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, कि हमारे सामने आपके भविष्य में किस प्रकार के हमारे सामने चैलेंजेज़ आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो न भाषा, धर्म, लिंग इसके आधार पर जितनी भी संस्कृति अलग-अलग परिवेश हैं मतलब की जो विविधता है, उनको ध्यान में रख कर के इस बात का ध्यान में रख कर के इनको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। तो 100 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। आप लाइक ज़रूर कर दें, अपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको अभी तक वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघवाद जिसको हम फेडरलिज्म का नाम देते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? संघवाद का मतलब क्या होता है? संघवाद का मतलब होता है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। एक से ज़्यादा स्तर का मतलब कि राज्य में भी अलग-अलग सरकारें हैं, अलग-अलग पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र में अलग होता है, ये नहीं कि जो केंद्र में है वो भी सभी स्टेट में लागू करती है, बिल्कुल नहीं। अलग-अलग स्टेट और अलग-अलग लोग अपने हिसाब से अपनी सरकार को चुन सकते हैं। जहाँ पर देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों, वहाँ पर इसका नाम बोलते हैं संघवाद। इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, इसका तात्पर्य यही होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 102 देखते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर की जो सरकार है, उनको तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा गया है? तीसरे स्तर की सरकार को हम नाम देते हैं पंचायती राज व्यवस्था। क्या नाम देते हैं इसका नाम? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है इसका। भारत में शासन की संघीय व्यवस्था विकसित करना क्यों ज़रूरी है? पहला ऑप्शन दे रहा है कि ताकि दिल्ली में बैठे लोग ही सारे फैसले ले सकें। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर ये तो बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है? ताकि समुदायों की विविधता के कारण जो स्थानीय स्तर पर फैसले हैं, वो हम उसी के अनुसार ले सकें। ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर, राज्यों को कुछ मुद्दों पर स्वायत्त सरकार जिसको ऑटोनोमस राइट बोलते हैं, देने का उद्देश्य क्या है? कि ताकि वे उस इलाके मतलब वो अपने इलाके में वहाँ के लोगों के ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग फैसले ले सके। वहाँ के किस प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी उनकी ज़रूरतें किस प्रकार की हैं, उस हिसाब से वहाँ पर उनके हिसाब से फैसले लिया जा सके। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर राज्यों को किसके द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है? जब राष्ट्रीय स्तर की बात करेगा, तो किसके सवालों पर राज्यों को किसके द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है? क्या वो विदेशी सरकार होंगी? बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया आपका। दूसरा है स्थानीय पंचायत, ये भी नहीं होगा। जब राज्यों को सवाल मानना है, तो किसके ऊपर जाएँगे? वो केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, उनको मानना पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। संविधान में दी गई सूचियाँ जिसको हम लिस्ट बोलते हैं, क्या कार्य क्या है? लिस्टों का कार्य क्या है? इसका कार्य है यह तय करना है कि कौन-सा स्तर किन मुद्दों पर कानून बना सकता है। उनकी कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये इस प्रकार की चीज़ें, यहाँ पर इस प्रकार के कानून, इस प्रकार के मुद्दे पर बनाए जा सकते हैं। 107 नंबर है, संघवाद के अंतर्गत राज्य सरकारों की स्थिति के बारे में क्या सच है? उन्हें संविधान से एक अपनी ही ताकत का अधिकार मिलता है। बिल्कुल गलत बात है ये। सरकार के अधीन काम करने वाले विभाग मात्र हैं। कौन सा इसमें आंसर होगा? फिर से दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। संघवाद के अंतर्गत राज्य सरकारों की स्थिति के बारे में क्या सच है? इसमें क्या सच हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी ही सही है कि जो संविधान है, उन्हें संविधान जो दिया गया, उन संविधान से ही वो अपनी ताकत और अधिकार ही प्राप्त कर सकते हैं। बात सही है, जो उनको रूल रेगुलेशन के द्वारा उनके फंडामेंटल राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ जो दिए गए हैं, वो उनको वहीं से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 108 नंबर की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये सबको पता है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में क्या लाभ मिला था? उनको कुछ प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ दी गई थी, चूँकि उनको चुनाव से रोका नहीं गया था चुनाव लड़ने से। उनको केवल व्यापार की अनुमति नहीं मिली थी, चूँकि उनको अनेक प्रकार के जो सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ हैं, उनको भी उनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों से सरकार के अलावा और कहाँ शामिल होने का आह्वान किया था? उन्होंने कहा था कि हम लोक सेवाओं जो पब्लिक सर्विस है, उनमें भी इनको शामिल करने की बात की जाए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। डॉक्टर अंबेडकर को कानूनों के क्रियान्वयन मतलब संचालन के बारे में क्या डर था? उनको इस प्रकार का डर था कि कानूनों का जो संचालन है, सवर्ण जिसको हिंदू अधिकारियों के हाथों में होने से भेदभाव हो सकता है, ये इनकी सोच थी। ठीक है ना?
ऑप्शन नंबर आपका बी। कह रहे 112 नंबर कि संविधान यह भी तय करता है कि सरकार के प्रत्येक स्तर के पास अपने कार्यों के लिए क्या होना चाहिए। अपने कार्यों के लिए केवल आदेश कहाँ से आएंगे, पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा, कितने कर्मचारी होंगे, कौन सी भाषा बोली जाएगी, ये क्या तय करता है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार के प्रत्येक स्तर के पास अपने कार्यों के लिए क्या होने चाहिए, कि पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। इस प्रकार की भी जानकारी रखनी चाहिए कि जब पैसा होगा तभी तो कोई काम हो पाएगा, तभी तो विकास हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं हम 113 नंबर की तरफ। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में ए अय्यर का क्या विश्वास था। ए अय्यर का विश्वास था, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। हाँ, ये वाला देखते हैं क्या कह रहा है कि यह आम आदमी के जीवन स्तर और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगा। ये जो आपके ए के अय्यर थे, इनका विश्वास था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि जो भी आम जनमानस है, आम आदमी है, उनके जीवन का स्तर और उनकी जो बेटर लाइफ है, उनकी कंडीशन को भी ये क्या करेगा, करेज करेगा, मतलब प्रोत्साहन देगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 114 नंबर कह रहा है कि भारत के लोग किन स्तरों की सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके सभी स्तरों के, जैसे आपके केंद्र हो गए, राज्य हो गए, स्थानीय जो प्रकार की सरकारें होती हैं, उन सभी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, सभी स्तरों की। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा के सदस्य किस विश्वास पर आधारित थे कि मताधिकार ज्ञानोदय लाएगा। किस प्रकार का, कि एक उनका यह मत था कि वयस्क जो मताधिकार है, इसके जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का जो सपना है वो सफल होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 116 नंबर है कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है। तो प्रतिनिधियों का जो चुनाव करने वाला है वो है आपका देश की जनता। कौन है, देश का जनमानस, जिसको हम बोलते हैं वयस्क नागरिक, जिनकी आयु 18 प्लस है, 18 से ऊपर है। ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। समझिएगा, एक फैक्ट जान लीजिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि देश के ऐसे सभी नागरिक जिनको वोट देने का अधिकार है, और नागरिक वही वोट दे पाएंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष होगी। ठीक है ना, 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। संविधान सभा के सदस्यों को क्यों लगा कि मताधिकार से लोकतांत्रिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए क्योंकि यह एक पारंपरिक जो जाति वर्ग और औरत मर्द के भेदभाव था, इनकी बेड़ियों को तोड़ने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट है। संसदीय शासन पद्धति में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ये तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। क्या वो केवल परिवार के प्रति, क्या वो विदेश शक्तियों के प्रति, या जनता के प्रति। आपको आंसर मिल गया, ये जनता के प्रति। किसके प्रति, ये जनता के प्रति क्या होंगे, तो ये उत्तरदायी होंगे, जवाबदेह होंगे। कहने का मतलब ये ज्ञानोदय, जिसको इंग्लिश में अलाइनमेंट बोलते हैं, इन शब्द का प्रयोग ए के अय्यर ने किस संदर्भ में किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या संदर्भ है, क्या सूरज की रोशनी के लिए किया था, बिल्कुल नहीं। ये किए थे कि लोकतांत्रिक जो सरकार है, उस सरकार की स्थापना से आम आदमी में आने वाली जागरूकता के लिए किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए केवल कानून का बन जाना काफी क्यों नहीं था। इसलिए क्योंकि क्योंकि इन कानूनों का जो क्रियान्वयन था, इनका जो संचालन था, वो करने वाले अधिकारी वो क्या हो सकते थे, वो पक्षपाती हो सकते थे। उनको विश्वास था कि जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, वो लोग, अब जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उन पर हावी हो सकते हैं, उनकी बातों को नहीं मान सकते हैं, उनके अधिकारों का हनन कर सकते हैं, मतलब कि वो पक्षपाती हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। संविधान सभा ने मताधिकार के मुद्दे पर गहरी आस्था किसमें व्यक्त की थी। उन्होंने गहरी आस्था उस आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में उनको विश्वास था। इस प्रकार की उनकी गहरी विश्वास था, गहरी आस्था थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 122 के बाद से 123 नंबर, संघवाद के अंतर्गत कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए किसका सहारा लिया गया था। तो जो आपके संविधान में दी गई जितनी लिस्ट है, जितनी सूचियां हैं, उनके बारे में इसका सहारा लिया गया था, उनका सहारा लिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
भारत के सभी राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर किसकी बात माननी पड़ती है? ये बात केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, उन कानूनों को भारत के सभी राज्यों के राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर बात माननी पड़ती है। डॉक्टर अंबेडकर ने लोकसेवाओं पब्लिक सर्विसेज में शामिल होने वाले का आह्वान किससे किया है? उन्होंने किसके लिए किया है? तो वो अनुसूचित जातियों के लोगों से किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आम आदमी के कुशलक्षेम और जीवन स्तर को प्रोत्साहन देना किसका उद्देश्य बताया गया है? केवल राजा के शासन का नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत जवाब है। वयस्क मताधिकार और लोकतांत्रिक सरकार की, बिल्कुल ये सही जवाब है कि वयस्क जो मताधिकार हैं और लोकतांत्रिक सरकार है, उनके ये इसका उद्देश्य बताया है। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन की चिंता का समाधान कैसे किया गया? तो सभी को वोट देने का अधिकार दे करके, या कुछ केवल समुदाय को चुन करके, या राजा को प्रतिनिधि बना करके, या केवल दिल्ली के लोगों को चुन करके? बिल्कुल नहीं, ये सभी को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, करेक्ट है। 128 नंबर है, स्वायत्त अधिकार का क्या मतलब है जो राज्यों को दिया गया है? इसका मतलब यह है कि कुछ खास मुद्दा है, उस मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 129 की तरफ आते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की शासन व्यवस्था है? मैंने बताया था, ये स्थानीय स्तर की व्यवस्था है, जिसको हम तृतीय स्तर की बात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 130 नंबर है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला कि कार्नस्टोन ऑफ अ नेशन, ये पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? मेरे ख्याल से यही है क्वेश्चन कि लेखक कौन है जिनका उल्लेख आपका किया गया है इस बुक में। इनके जो लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इनके बारे में आप जरूर जानिएगा। ये है आपके आंस्टीन जी, का नाम, इसका नाम आंस्टीन जी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को किस योग्य बना दिया गया था? किस योग्य बना दिया था? तो ये बना दिया था, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया था स्वतंत्रता संघर्ष ने। सार्वभौमिक मताधिकार से किन बेड़ियों को तोड़ने में मदद मिलने का विश्वास था? ये विश्वास इस प्रकार था कि जो जाति वर्ग है, या आपके महिला और पुरुष हैं, इन पर जो फ़र्क है, उस आधारित जो ऊँच-नीच की भावनाएँ हैं, उन भावनाओं को खत्म करने की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। सार्वभौमिक मताधिकार का एक अर्थ यह भी है, क्या है? कि हर व्यक्ति खुद चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो सामाजिक पृष्ठभूमि उसकी कैसी भी हो, या वो गरीब हो, धनी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब सार्वभौमिक का एक अर्थ ये भी है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 144 नंबर, 144 नंबर है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो जनता के द्वारा चुने गए वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के अनुसार सरकार का वो कौन सा अंग है जिसमें हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो संविधान के सरकार का वो कौन सा, क्या कार्यपालिका है या ना न्यायपालिका? तो बिल्कुल नहीं है। क्या नौकरशाही? बिल्कुल नहीं। ये है आपका विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। लेजिस्लेचर में क्या होता है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो संविधान के अनुसार वो सरकार का ऐसा अंग है जिसमें हमारे द्वारा चुने गए इलेक्टेड मेंबर होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। 146 नंबर, 146, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कार्यपालिका का मुख्य कार्य ये है कि उनको ये इस बात का विश्वास दिलाना है कि कानून को किस प्रकार से लागू करना है, किस प्रकार से शासन व्यवस्थाएँ चलाना है। इन सभी कार्य की देखभाल आपकी कार्यपालिका देखती है। यानी कार्यों का माने कानूनों को लागू करना और उन प्रकार से क्या करना, शासन को चलाना। अगला है कि न्यायपालिकों की व्यवस्था को संविधान में क्या कहा गया है? न्यायालयों की व्यवस्थाओं को संविधान में क्या कहा गया है? क्या उनको विधायिका का नाम देंगे? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से विधायिका नाम गलत है ये। आपका पुलिस प्रशासन, बिल्कुल ये भी गलत है। अगला ऑप्शन क्या है? न्यायपालिका, जिसका नाम है जुडिशरी। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। कह रहा है कि संविधान में शक्तियों के बंटवारे का मुख्य उद्देश्य क्या है?
शक्तियों के बंटवारे का उद्देश्य एक है कि सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाना या सत्ता के दुरुपयोग को रोकना या अंगों के बीच झगड़ा करवाना, बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि केवल चुनाव का खर्च कम करवाना, ये बिल्कुल सी और डी तो ऐसे ही कट गया। ऑप्शन नंबर ए और बी बचता है। इसको दोबारा आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाना। देखिए, जब ज़्यादा शक्तिशाली बना देंगे तो वहीं पे निरंकुशता की भावना, तानाशाही की भावना पनपने लगती है। तो आप ऐसा करिए, आप इसको सत्ता के दुरुपयोग को रोकने से बचाइए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 149 नंबर है कि शक्तियों के बंटवारे के आधार पर अंगों के बीच सत्ता का संतुलन कैसा बना रहना होना चाहिए। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर चेक, मतलब कि उस पर अंकुश लगा रखें, अंकुश रखता हो, उस पे कंट्रोल रखता हो। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 150 पे आ गए हम क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इस चैप्टर में आपको राज्य जो स्टेट है उस शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं किया गया है। तो ये केवल किसके लिए नहीं किया गया, ये राजनीतिक संस्था के लिए किया गया है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि नहीं की बात कर रहा है, कह रहा है कि केवल राज्य सरकारों जैसे पंजाब या हरियाणा सरकार के लिए किया गया है, संप्रभु लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है और भारतीय राज्यों के लिए भी किया गया, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद से संप्रभु लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए भी किया गया, बिल्कुल ये भी बात सही है। लेकिन केवल राज्य जैसे आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार की सरकारों के लिए केवल स्पेशली उनके लिए नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है उसका जो सही बनता है, ये राज्य इन शब्द का प्रयोग इनके लिए केवल नहीं किया गया। 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर दें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी है, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 151 नंबर क्वेश्चन है, सरकार और राज्य में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, कि चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है पर राज्य एक अस्थायी राजनीतिक संस्था है। दोनों में अंतर है कि चुनाव के जरिए आपकी सरकार बदल जाती है, लेकिन जो राज्य है वो एक प्रकार की एक अस्थायी राजनीतिक संस्था है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। राज्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। संविधान सभा को किस बात का भय था जिसके कारण उन्होंने कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित किया? उनको इस बात का भय था कि कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति दायित्व की उपेक्षा करने लगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 154 नंबर 154 नंबर है कि कार्यकारी शाखा, जिसको हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोलते हैं, कि कार्यवाहियों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में क्या शामिल किया गया है? इसको संविधान में एक विशेष प्रकार के प्रावधान है, मतलब कई प्रकार के विशेष प्रावधान दिए गए हैं और उस प्रकार में उस पे कैसे किस प्रकार से अंकुश लगाया जाएगा, इन बातों का भी उसमें जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। संप्रभु, जिसको हम सोवर्जिन बोलते हैं, लोगों का क्या अर्थ है? संप्रभु लोगों का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि स्वतंत्र लोग जिन्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। जैसे हम लोग क्या है, संप्रभु है, मतलब कि हम लोग अपना फैसला खुद ले सकते हैं। इसमें हम लेने का अधिकार भी हमारा है स्वेच्छा से। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट है। कह रहे कि सरकार, कार्यपालिका और राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहे कि सरकार राज्य का एक हिस्सा है, राज्य सरकार का एक हिस्सा है, दोनों का अर्थ बिल्कुल एक समान है, या सरकार राज्य से बड़ी होती है। इसका जो सही आंसर है 156 का वो है ए, कि जो सरकार है वो राज्य का हिस्सा है, चूंकि राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। 157 नंबर की प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के लोगों की सीधी भूमिका किस प्रक्रिया से सुनिश्चित होती है? किस प्रक्रिया से सुनिश्चित होती है? तो ये सुनिश्चित होती है सार्वभौमिक मताधिकार से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का एक दूसरे से अलग होना क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको हिंदी में शक्तियों का बंटवारा का नाम दिया जाता है। इसमें शक्तियों को बांट दिया जाता है, जिसमें विधायिका का कार्य शक्ति अलग है, कार्यपालिका का अलग है, न्यायपालिका का अलग है, इसलिए इनको हम अलग अलग किस रूप में देखेंगे? तो शक्तियों के बंटवारे के रूप में देखते हैं। 159 नंबर है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन को क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब क्यों इसकी महत्ता दी गई है? इसलिए क्योंकि यह जनता की आवाज है और जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाता है और उन्हें उसका उनके जवाबदेह बनाता है। ठीक है ना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको और मान लीजिए हम चुन के भेजे हैं तो आप हमारे लिए काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो तो जवाबदेह आप ही होंगे ना। तो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं और वो हम हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है। 160 नंबर,
भारतीय राज्य के पास किस तरह की सरकार है? क्या फौजी सरकार है? बिल्कुल गलत है। क्या तानाशाही सरकार है? बिल्कुल गलत है। क्या राजतंत्री सरकार है? क्या लोकतंत्री सरकार है? हमारे वहाँ राजतंत्री सरकार नहीं है, हमारे वहाँ लोकतंत्री सरकार है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 161 नंबर 161 नंबर, भारतीय संविधान के किस खंड को संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आए हैं और कई बार आने के चांसेस हैं। देखिए, जो संविधान की अंतरात्मा की बात करते हैं वो है आपका मौलिक अधिकारों वाले खंड को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव किसने पैदा कर दिया था? तो जो हमारे यहाँ जो औपनिवेशिक शासन था, जो जिसको हम ब्रिटिश शासन का नाम देते हैं, वो था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। स्वतंत्र भारत में मौलिक अधिकारों को लिखित रूप से शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 164 है कि मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को राज्य की सत्ता के किस तरह के इस्तेमाल से बचाते हैं? किस तरह के इस्तेमाल से बचाते हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, हाँ बी सही है कि मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल जो होंगे उनसे ये बचा सकेंगे। संविधान किनके समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है? ये राज्य और अन्य व्यक्तियों दोनों के समक्ष इनके अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अल्पसंख्यक समुदाय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को शामिल करना चाहते थे? कि जो उन्हें विशेष व्यापारिक लाभ दे, बिल्कुल गलत है। जो उनके समूह की रक्षा करे, जो बहुसंख्यकों को दे से, बिल्कुल ये भी गलत है। ये सही है कि जो उनके समूह की रक्षा प्रदान कर सके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 167, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों को पहला उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का जो पहला उद्देश्य है कि हर नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। उनको इस प्रकार का हक हो, इस प्रकार को उस नागरिक का कंडीशन हो कि वो अपने अधिकार की दावेदारी कर सके, कि वो हमारा अधिकार है और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ सके। इनका पहला उद्देश्य था। मौलिक अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट, कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है और इसके बारे में उन सबको जानकारी भी हो और उनके दावेदारी पेश करने के लिए उनकी कंडीशन भी अच्छी हो। ऑप्शन नंबर ए इसके साथ सही है। ठीक है, अब आते हैं हम एक 168 की तरफ। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों का दूसरा उद्देश्य क्या है? उनका दूसरा उद्देश्य ये था कि ये ऐसे अधिकार उस संस्था के पास बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार मिला है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान में और कौन सा महत्वपूर्ण खंड है? क्या व्यापारिक नियम है? बिल्कुल नहीं। ये है आपका जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल लॉ, जिसको हम डीपीएसपी का नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संविधान सभा के सदस्यों ने नीति निर्देशक तत्व खंड को क्यों जोड़ा था? ताकि जनता पर अधिक कर लगाया जा सके? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। मेरे ख्याल से ये आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है कि ताकि और ज्यादा हमारे जो समाज है उस समाज की कंडीशन और बेहतर किया जा सके, उसमें इकोनॉमिकल जो सुधार इंप्रूवमेंट है वो लाया जा सके। ऑप्शन नंबर ए सही है। 171 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य ये था कि जनता की गरीबी को दूर करना है और उस गरीबी को दूर करने वाले जो नियम और कानून बनाए जाएं वो सही हो, नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करने की शक्ति हो। तो ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के कुछ इनका लक्ष्य था कि जनता की गरीबी को, मतलब ठोस बात है कि जनता की गरीबी को दूर करना, कानून और नीतियां बना करके उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाध्यकारी शब्द जिसको हम बाइंडिंग बोलते हैं, शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिसे मानना कानून बनाने वाली संस्थाओं के लिए अनिवार्य हो। जिसे मानना कानून बनाने वाली संस्थाओं के लिए अनिवार्य हो, वो होता है बाध्यकारी। मतलब आप बाध्य हैं, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना। 173, संविधान में अल्पसंख्यकों को क्या आश्वासन दिया गया? उनको आश्वासन दिया गया कि जो आपकी जो जनसंख्या अल्पसंख्यक हैं, आपको बहुसंख्यकों के अधिकारों की, बहुत जो संख्यक हैं उनसे आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो आपको अधिकार है वो आपको अधिकार बने रहेंगे। मतलब आपके ऊपर किसी प्रकार के बहुसंख्यक का दबाव नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्या सही है? इसमें स्पष्ट लिखा है कि बहुसंख्यकों से उनके अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा था प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दें। अगला पॉइंट है 174,
निरंकुश इस्तेमाल का क्या अर्थ है जिसे मौलिक अधिकार हमें बचाते हैं? ये है कि बिना किसी भी रोक-टोक या मर्यादा के शक्ति का प्रयोग करना, चूँकि नियम के अनुसार शासन करना या जनता की भलाई के लिए काम करना, केवल शिक्षा पर ये तो क एकदम गलत है, केवल शिक्षा पर ध्यान देने की बात नहीं की गई है इसमें। इसमें सही आंसर कि बिना किसी भी रोक-टोक, भेदभाव के या मर्यादा के शक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ए। ये है निरंकुश इस्तेमाल का अर्थ है, जिसमें मौलिक अधिकार से हमें बचाते हैं। आप अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, अपने मन से आप रोक नहीं सकते हैं किसी यहाँ कहीं भी आने-जाने, खाने-पीने से। कह रहा है कि राष्ट्रवादियों की क्या इच्छा थी कि स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए? उनकी इच्छा थी कि जहाँ राज्य के पास जहाँ नागरिकों और नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए एक लिखित प्राविधान हो। आप जैसे नहीं होता ओरल मौखिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, लिखित हो कि आप कोई बात बोल रहे हैं तो एक साक्ष्य है, वहां पे एक उनका प्रूफ है कि आप इस चीज को प्राविधान को लागू किए हैं, तो ये हमारे लिए सही है कि गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 176 दावेदारी करने का अर्थ क्या है? दावेदारी करने का अर्थ है कि जो अधिकारों की मांग करना और उनके हनन पर न्याय भी मांगना। ऑप्शन नंबर ए सही है। नीति निर्देशक तत्वों को किनके लिए मार्गदर्शक यानी गाइड्स माना गया है? क्या केवल विदेशी पर्यटकों के लिए? बिल्कुल गलत बात है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारतीय राज्य सरकार के लिए या केवल प्राइवेट? ये तो बिल्कुल गलत है, ये है आपकी स्वतंत्र भारतीय राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। सामाजिक आर्थिक सुधारों का मुख्य साधन किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था जो नीति निर्देशक तत्व हैं और उनके जो अनुरूप नीतियां हैं उनके रूप में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद से ना आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन उठा करके हमने एमसीक्यू बना दिया है। ठीक है। 179 संविधान सभा के, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने गरीबी दूर करने का जिम्मा किस पर सौंपा? ये जो सौंपा था, जो आपके स्वतंत्र भारतीय राज्य थे उनकी नीतियों और कानूनों पर सौंपा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संविधान कह रहा है कि संविधान राज्य और व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध स्थापित करता है? ये व्यक्तियों के अधिकारों की राज्य और अन्य लोगों से रक्षा को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कानून की नजरों में सभी लोग समान हैं या किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? जब नगरों के समान है, समान की बात करते हैं वहां पर वो समानता के अधिकार की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कह रहा है कि समानता के अधिकार के अनुसार बराबर की सुरक्षा किसे प्रदान की जाएगी? बराबर की सुरक्षा जो हमारे देश के सभी लोग हैं, देश के सभी लोगों को बराबर सुरक्षा कानून रूप से दी जाएगी। ये नहीं कि ये धनी है तो उनको अलग तरीके से कानून बनाया गया है, ये गरीब आदमी होती है, आम जनमानस है उनके लिए अलग नहीं, ये सभी के लिए कानून सुरक्षा एक एक बराबर मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। समानता के अधिकार के अंतर्गत किन स्थानों पर सभी नागरिकों को बराबर पहुंच अधिकार है? जैसे मान लीजिए खेल का मैदान है, सभी लोग जा सकते हैं, होटल में सभी लोग जा सकते हैं, दुकान और सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोग जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन, जिसको हम अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 में है, किस अधिकार का तहत किया गया था? किस अधिकार के तहत किया गया था? ये किया गया था, यही बात आती है इसमें समानता के अधिकार, यानी समानता के अधिकार के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा वो अधिकार जो शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल ये शामिल है। सभा या संगठन बनाने की शक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी शामिल है। जबरिया श्रम कराने की स्वतंत्रता, बिल्कुल ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट होगा, जो कि इस प्रकार की बात किसी भी स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं की गई है। आप कहीं भी देश के किसी भी भाग में आने और जाने और रहने का अधिकार शामिल है। सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता का भी अधिकार शामिल है। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का भी अधिकार शामिल है। लेकिन जबरिया श्रम करने की स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्गत शामिल नहीं है। 185 के बाद से 186। कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जब व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने की बात आती है, तो वहां पर बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है। किसकी बात है ये? स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी। शोषण के विरुद्ध के अधिकार अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई बच्चा कितने वर्ष का है और उतने वर्ष से कम उम्र है, तो शोषण और मजदूरी पे कोई रखा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाएगा। इस प्रकार से एक प्रकार से वो अधिकार, एक प्रकार से उसका अपराध माना जाएगा। तो ये कितने वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? ये है 14 वर्ष, 14 ईयर्स।
14 ईयर से कोई बच्चा कम है और उनको मजदूरी पे कोई रख रहा है, तो वो आपका क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाएगा। 18 वर्ष तो आपका वयस्क मताधिकार की बात की गई थी, ठीक है ना? अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 188 कह रहा है कि जबरिया श्रम जिसको हम फोर्स लेबर की बात करते हैं, कह रहा है कि रोकना किस मौलिक अधिकार का उद्देश्य है? ये जो मौलिक अधिकार का उद्देश्य ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। मानव व्यापार जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, वो संविधान में क्या घोषित किया गया था? तो मानव व्यापार को एक प्रकार का अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है। इसी को बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? तो जब अल्पसंख्यक होंगे तो उनको अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, उनको इस प्रकार का अधिकार शामिल है। ठीक है ना? 191 के बाद से 192 कह रहा है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन समुदायों को विशेष रूप से दिए गए हैं? ये हैं धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वो अदालत जा सकता है, वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है। 194 समानता के अधिकार में रोजगार के मामले में क्या प्रावधान है? कि राज्य रोजगार के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कुछ अपवाद है, उन अपवादों को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है अगला 195। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इस प्रकार का है, इसका मतलब ये है कि आप अपने विचार, अपने भाव, अपनी मतलब अपने बोलने का अधिकार शामिल है इसमें। अपने विचारों को आप प्रकट कर सकते हैं कहीं भी। ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कि अल्पसंख्यक जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं अपनी संस्कृति का विकास कैसे कर सकते हैं? अल्पसंख्यक अपने संस्कृति का क्या पुराने गानों के माध्यम से, क्या विदेशों में जा करके, क्या बहुसंख्यकों की नकल करके वो अपना कर सकते हैं शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से। बहुत सारे माध्यम है, इसमें एक भी माध्यम है, शैक्षिक संस्थान खोल करके माइनॉरिटी अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 197 यदि राज्य किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर होटल में घुसने से रोकता है तो वह किस अधिकार का उल्लंघन माना जाए? जात की बात होगा। जब जात की बात हो गई तो वहां पर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका सही है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका सॉरी, नहीं नहीं, समानता, वहां पे समान की बात नहीं होगी, धार्मिक नहीं होगा, सॉरी। वहां पर समानता का अधिकार की बात किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 198 संगठन बनाने की स्वतंत्रता किस अधिकार का हिस्सा है? ये है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो ये आपका जो आंसर है ये है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या शामिल है? कि धर्म अपनाने, उसका पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार शामिल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक कहां जा सकता है? तो जब मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करेगा तो उसको एक ही जगह वो कोर्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है ना? भेदभाव के लिए विरुद्ध समानता का अधिकार किन आधारों पर सुरक्षा प्रदान करता है? जब भेदभाव की बात करेंगे तो वो धर्म, जात या लिंग के आधार पर सुरक्षा प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद से है 202 क्वेश्चन कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो आपके समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उन कमजोर वर्गों को बेगार और बाल श्रम से बचाना, ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मुख्य उद्देश्य था। देश के भीतर भी देश के किसी भी भाग में आने जाने रहने का अधिकार किसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? ये है ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको हम स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया इसको। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये जैसे आपके जो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के समुदाय हैं उनको अपने संस्कृति की रक्षा करने हेतु इस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका 205। संवैधानिक उपचार को संविधान का रक्षक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह संविधान को नया बनाता है, क्योंकि ये अन्य सभी मौलिक अधिकारों को लागू कराने का कानूनी जरिया, हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यह सभी मौलिक अधिकारों को लागू कराने का कानूनी जरिया प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 206। 206 नंबर क्या कह रहा है
कि धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है कि राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। माने उसके सामने सभी धर्म एक समान है, एक बराबर है। तो आप किसी एक धर्म को लेकर के आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 207 नंबर कह रहा है कि संविधान का, देश का संविधान कैसा होगा, यह अक्सर किस बात से तय होता है? देश का संविधान क्या पड़ोसी देश की इच्छा से तय होगा? बिल्कुल नहीं। ये देश के इतिहास से तय होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान उन आदर्शों को तय करने में भूमिका निभाता है जिन्हें हम किसके जरिए से साकार होना चाहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है, अब पॉइंट देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ये है आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका बी, कि अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए। कह रहा है किसी देश के संविधान में उसके भारी बदलाव आ जाते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? जब भारी बदलाव आएगा तो उसका परिणाम ये होगा कि देश का जो बुनियादी स्वरूप है वो भी आपका बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। देश का नाम नहीं बदलेगा, देश की जनसंख्या नहीं बदलेगी, कोई बदलाव तो जरूर आएगा। इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, बुनियादी स्वरूप है, वो बदल जाएगा। ठीक है ना? कह रहा है कि नेपाल के उदाहरण से क्या स्पष्ट होता है? नेपाल के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की भी जरूरत पैदा हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। संविधान में मौलिक अधिकारों के अलावा और किनका उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है? तो नागरिकों को मालिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है वो। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की जो आखिरी बैठक थी वो कब की गई थी? ये आखिरी बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी या 26 जनवरी 1950 को की गई थी? जो आपकी आखिरी जो बैठक थी वो कब की गई थी? ये की गई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 की आखिरी बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया। और कह रहा है कि संविधान की प्रति पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने संविधान के प्रति हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपको सबको पता है, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1950 में भारत के सबसे पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे जिनका नाम चित्र के संदर्भ में दिया गया है? जब खाद्य और कृषि मंत्री की बात की जाएगी, इसका जो सही आंसर वो है जयराम दौलत रामदास। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 215 के बाद 216 स्वतंत्र भारत की सबसे पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। संविधान सभा की अंतिम बैठक में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 24 जनवरी 1950 को प्रधानमंत्री के रूप में किसने किसने हस्ताक्षर किए थे? वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। जगजीवन राम 1950 में किस मंत्रालय के मंत्री थे? जगजीवन राम श्रम मंत्रालय के मंत्री थे, जिसको लेबर मिनिस्टर का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी। कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख वर्तमान संदर्भ में किया गया है? कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ये आपके 11। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अब इसके बाद से इस चैप्टर के निचोड़ मैंने दिए हैं टॉप 20 क्वेश्चन में। आप इस टॉप 20 क्वेश्चन को जरूर देखें। अरे नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने की लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो स्थापना हुआ था ये है 2008 में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। पहले आप खुद से करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। संघवाद फेडरलिज्म का अर्थ क्या है? जहां पे एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। 5 नंबर कह रहा है कि संविधान का वो कौन सा खंड है जिसे अंतरात्मा कहा जाता है? तो संविधान के किस खंड को अंतरात्मा, इसको मौलिक अधिकार को कहा जाता है? मौलिक अधिकार के खंड को। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? जो वोट देने का अधिकार है, जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार सरकार के आपके 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। अगला अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन सा शक्तियों के बंटवारे का अंग नहीं है, जो आपके आपके यही है ना, जो मीडिया है वो नहीं है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 अंग हैं आपके। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? जहाँ पर यही होता है ना, जहाँ पर धर्म का बंटवारा ना हो, किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं, किसी एक धर्म को मान्यता, ये भी गलत है। केवल बहु जो कौन-सा होगा? धर्म के खिलाफ। कौन-सा ऑप्शन होगा इसमें सही? इसका जो सही आंसर है, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देना, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना, ठीक है ना? छुआछूत का उन्मूलन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ये आता है आपके किसके अंतर्गत आएगा ये? छुआछूत का उन्मूलन? छुआछूत का उन्मूलन आएगा समानता के अधिकार से संबंधित, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। करा कि कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करना अपराध है? 14 वर्ष से कम, 14 ईयर, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर सी 14 ईयर्स, क्लियर है? अगला है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नीति निर्देशक तत्व क्यों जोड़े गए थे? गरीबी दूर करने के लिए और उनके आर्थिक सुधारों के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि ये निचोड़ है, तो इसमें आप खुद तो कोशिश करिए करने की। कह रहे हैं कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो नागरिक कहाँ जा सकता है? तो वो कोर्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अल्पसंख्यक अपने शैक्षिक संस्थान क्यों खोल सकते हैं? क्योंकि वो अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून लागू करना और शासन को चलाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या शामिल है? स्वतंत्र के अधिकार में आपके अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 18 नंबर है कि संविधान के सभा के सदस्यों के ऐतिहासिक दायित्व को निभाते निभाते हुए किसे बनाए रखना चाहिए? राष्ट्र की एकता, विविधता को सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए थे? ये भी आप पढ़ के आए, 24 जनवरी 1950 को हुए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि राज्य स्टेट ऐसी संस्था है जो प्रतिनिधित्व करती है, राज्य किस प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? ये करती है संप्रभु लोगों का, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन भी हो गए, आपके जितने 220 क्वेश्चन भी जो चैप्टर से निकल के आए तो सारे हो गए हैं, ठीक है ना।